गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ए के मेहता आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट होगी। तो आज से सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसके दूसरे चरण इंट्रोडक्शंस मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। आज से संवैधानिक, जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा होगा, संवैधानिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में हमको चर्चा करना है। अच्छा, ये चर्चा है वो हम कहाँ कब से कब का ला रहे हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। यह वीकली होगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि यह वीकली होगा। वीकली का मतलब है कि प्रत्येक दिन अलग अलग। जैसे आज अगर राजनैतिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम चला है, राजनैतिक घटनाक्रम और संवैधानिक घटनाक्रम चला है, तो अगले दिन आर्थिकी होगा, फिर उसके अगले दिन पर्यावरणीय होगा, पर्यावरणीय होगा। यानी कि प्रत्येक हमेशा वीकली करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज आते चले जाएंगे। इससे हमें उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पीटी और उसके साथ मेंस को ध्यान में रखते हुए चर्चा करना है, पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये ले करके आ रहे हैं, ताकि आपको लिंक करने में आपको आसानी हो, किसी मुद्दे को समझना बड़ा आसान हो। और ये जो हम ला रहे हैं करंट अफेयर्स, वो 10 दिसंबर के बाद से 10 दिसंबर से शुरू किया है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में, 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच के ला रहे हैं। फिर 17 दिसंबर से, फिर 18 दिसंबर से, फिर अगले सप्ताह आएगा। ठीक है, तो 10 सितंबर से 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच के राजनीतिक घटनाक्रम, उसके बीच में, उसी बीच में आर्थिक घटनाक्रम, पर्यावरणीय घटनाक्रम, ये सभी एक एक करके हम लेकर के आएंगे। तो जैसा कि आज से थंबनेल से पता है कि आज हम संवैधानिक और राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करेंगे। और धारा, अब इसमें हम देखते हैं, अगर इसके बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है संसद पर हमले की पुनरावृत्ति। संसद पर, जैसा कि आप लोग अभी हाल ही में एक चर्चा आया था कि संसद, संसद जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, या सर्वोच्च वैधानिक, सर्वोच्च नियामक संस्था है, सर्वोच्च विधायी संस्था इसको बोलेंगे, विधायी संस्था है। ठीक है, वहां आप देखें कि लोकसभा में, लोकसभा निचले सदन में, निचले सदन में संसद पर हमला हुआ। हमला, अच्छा, वो हमला जो हुआ ना, वह 13 दिसंबर के ही दिन हुआ था। और याद होगा कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, मंदिर पर हमला हुआ था, संसद पर हमला हुआ था। मैं संसद को मंदिर के रूप में देख रहा हूँ, जहां पूरे देश से चुने हुए जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं और देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब ये जो है, अब इसी 13 दिसंबर के दिन ही, 13 दिसंबर के दिन ही संसद पर हमला होता है। हमला इस रूप में था कि जैसे भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके विधायिका पर एक तरीके से हो हंगामा किया था। ठीक है, और वहां पर संसद के अंदर, विधायिका के अंदर उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की थी। उसी प्रकार का एक प्रकार का हमला यहाँ पर माना गया है। इसीलिए कई लोग जो इसके समर्थक, वो कहते हैं कि ये तो संसद, ये तो भगत सिंह से जुड़े हुए, और उनकी विचारधारा भगत सिंह से प्रभावित रही है, और ये भगत सिंह से भगत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए, फैन मंडली से जुड़े हुए हैं। इसलिए लोग इनके बारे में, कई जो विपक्ष के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, यह जो हमला है, यह जो हुआ, वो भगत सिंह से प्रभावित है, जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ। तो क्या अब वर्तमान परिस्थिति में क्या वही स्थिति है वर्तमान में? नहीं। तो एक वह एक अलग परिस्थिति है। फिर भी मैं इसे देख रहा हूं कि 13 दिसंबर के दिन ही, आप कहिए कि यह, या तो आप इसको साजिश कहिए या संयोग कहिए, कि वह 13 दिसंबर के दिन ही जो है आपका ये हमला हुआ है एक प्रकार का। और ये संसद की सुरक्षा को बहुत ही, एक आप पूरे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा को बड़ा एक सवालिया निशान दे रहा है इस संबंध में। जहां से संसद की सुरक्षा का सवाल है, जहां तक संसद की सुरक्षा का सवाल है, यह लोकसभा के पास रहता है, लोकसभा के पास रहता है। संसद की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, यह लोकसभा
के तहत आता है और लोकसभा के सुरक्षा कर्मी लोकसभा के पास होता है। लोकसभा के सुरक्षा कर्मी ही इसका करता है। ये लोकसभा यह जो देता है लोकसभा, यह होता है स्पीकर के अंतर्गत काम करता है, यह स्पीकर के नियंत्रण में काम करता है। लोकसभा कर्मी स्पीकर के नियंत्रण में काम करता है और इसके सुरक्षा कर्मी को पीएसएस पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस कहा जाता है। इसके सुरक्षा कर्मी को पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज कहा जाता है, सर्विस कहा जाता है। और जब सत्र चल रहा हो तो इस सत्र में, जब तक सत्र नहीं चल रहा हो तब इसके ये अलग है, लोकसभा कर्मी सुरक्षा कर्मी के पास जाएगा, पार्लियामेंट्री सुरक्षा कर्मी बोलते हैं। और जब सत्र चल रहा हो तो इस सत्र के दौरान पीएसएस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी और आईबी और अन्य एजेंसियां सीआरपीएफ आईटीबीपी के नियंत्रण में भी सुरक्षा होता है, आईटीबीपी के नियंत्रण में भी सुरक्षा रहता है। ये जो पीएसएस जो आप सुन रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, यह लोकसभा स्पीकर के नियंत्रण में काम करता है, यह लोकसभा स्पीकर के नियंत्रण में काम करता है। और क्योंकि इसके पहले भी आप देखें कि इन्होंने जूता से है जो एक कलर निकाला था, तो यहाँ एक इन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहले भी संसद की एक रेकी किया था और संसद की रेकी के दौरान देखा गया था कि जूतों की जांच नहीं की जाती है और इन्हीं इसी का इन्होंने प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है संसद की सुरक्षा पर। अच्छा, यह जो घटना हुई थी वह घटना 0 आवर के दौरान हुई थी, यह जो घटना हुई थी वह 0 आवर के दौरान हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बंधु, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास होती है। तो ऑप्शन में दे देगा सिर्फ और सिर्फ आईटीबीपी, सिर्फ और सिर्फ दे देगा। लेकिन यह देखा जाना चाहिए सत्र के दौरान की बात कर रहा है या एक सत्र के बाद बात कर रहा है। यदि सत्र के दौरान की बात करेगा तो इन सब का होगा, और यदि सत्र के बाद की बात करेगा तो लोकसभा स्पीकर के पास रहता है। कब हमला हुआ था? तो 0 आवर के दौरान हमला हुआ था। किस दिन हुआ था? तो 13 दिसंबर के दिन ही यह हमला हुआ। क्लियर? तो इसमें 2-3 लोगों का इसमें 4 लोग तो उस समय पकड़ाए थे, जिसमें सागर शर्मा, मनोरंजन है ना, नीलम, ये 3-4 लोग का, जहाँ 3 लोग का नाम मुझे, एक ललित झा का बिहार से जो संबंध है जिनका बंगाल में ये रहे हैं, तो इनका भी उनमें नाम आ रहा है, मास्टरमाइंड एक माना जा रहा है। इसके साथ साथ कैलाश नाम के एक व्यक्ति का भी नाम इसमें आया है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे आंतरिक सुरक्षा को एक चुनौती देता प्रतीत होता है। और जैसा कि आपको पिक्चर से महसूस हो रहा दिख रहा होगा कि इसमें देखिएगा धुआं धुआं हो रखा है, कलर निकल रहे हैं। क्लियर? तो एक टॉपिक यहाँ से बनता है। तो हमने पहले टॉपिक के संबंध में आपसे बातें कर ली। दूसरे टॉपिक की तरफ चलें, दूसरे टॉपिक की तरफ चले तो दूसरा टॉपिक है धारा 370 को लेकर के, धारा 370 को लेकर के। ठीक है। अच्छा, धारा 370 की यदि बात करें, ठीक है, धारा 370 की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और यह जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता था, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता था। और संविधान में उल्लिखित था कि यह एक अस्थायी प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है और जिसी के तहत जम्मू कश्मीर का स्वयं का एक संविधान था, स्वयं का एक झंडा था, स्वयं की नागरिकता प्रदान किया जाता था। और यहाँ तक कि जो कैग वहां लागू नहीं होता था, कैग वहां नहीं लागू होता था, कैग का कार्य क्षेत्र वो नहीं था। बहुत सारे ऐसी है, जब भी योजना सरकार द्वारा चलाई जाती थी तो वो योजनाओं को जांच नहीं किया जा सकता था, इतना तक विशेषाधिकार था। तो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ था, अन्य राज्यों को ये नहीं था। अच्छा, इन्हीं विशेषाधिकार इसी को लेकर के विवाद भी हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके विरोध में आंदोलन भी छेड़ दिया था और वो खुद ही जम्मू कश्मीर चले गए। और उन्होंने, क्योंकि यह धारणा जो विशेषाधिकार था ना, यह धारणा दो प्रधान की धारणा से आधारित था,
दो संविधान यानी एक देश में दो प्रधान, दो संविधान को स्थापित करता था। इसी को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं आंदोलन छेड़ा था, और वो गए भी थे जम्मू कश्मीर, वापस नहीं लौट पाए जम्मू कश्मीर से। वह एक अलग कहानी है और बड़ा दर्दनीय कहानी है, वो फिर कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को क्योंकि आप जब ये जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, रिप्लेस किया गया सरकार के माध्यम से, तो इसी को चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी संविधान की समीक्षा की बात आती है तो संविधान की समीक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ही अनंतिम निर्णय करता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय देते हुए 5 सदस्य संविधान पीठ, 5 सदस्य संविधान पीठ, देखिए ध्यान रखिएगा, जब संविधान पीठ शब्दावली आएगा ना तो हमेशा न्यूनतम 5 सदस्य होगा। 13 तक गया है, केशवानंद भारती मामला सबसे बड़ा था संविधान, जिसमें 7-6 के निर्णय से, 7-6 के बहुमत से वो निर्णय हुआ था, जिसमें 6 विपक्ष में थे और 7 समर्थन में थे। लेकिन यहाँ पर यह था कि 5 सदस्य संविधान पीठ द्वारा बहुमत, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से यानी कि पांचों सदस्यों के, जो चंद्रचूड़ साहब के जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ सिंह, उनके अध्यक्षता में जो संविधान पीठ बनी थी, उस अध्यक्ष संविधान पीठ के 5 सदस्यों के समर्थन से कहा गया कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना यह संविधान के खिलाफ नहीं है, यह संप्रभुता, उसे अलग से संप्रभुता नहीं देता है। भारत में जिस दिन, उनके अनुसार भारत में जिस दिन जम्मू कश्मीर शामिल हुआ, उसी समय उसकी संप्रभुता समाप्त हो गई। क्लियर, तो ये भारत की उसकी पूर्ण, उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है, वो भारत की संप्रभुता के अंतर्गत आता है। इसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना यह वैधानिक रूप से गलत नहीं माना गया है, यह सही माना गया है। तो यहाँ पर लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, और क्योंकि जब 370 हटा था तो 3 घटनाएं हुई थी। पहला तो 370 को हटाया गया, दूसरा हुआ कि आपसे 35A को भी हटाया गया जो विशेषाधिकार देता था जो हाँ नागरिकों को, और तीसरा कि जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांटा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत ज्यादा बयान नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि जम्मू लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। तो उन्होंने 30 सितंबर तक का डेट दिया है, 30 सितंबर 2024 तक का डेट दिया है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए जाएं, ऐसी परिस्थिति। और क्योंकि भारत सरकार शुरू से कहती आ रही है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को तैयारी कर रहे हैं, विधायक वहां बननी चाहिए, और हाल ही में संशोधन अधिनियम भी आए थे जम्मू कश्मीर के संबंध में। ठीक है, और उसमें पीओके को लेकर के वहां पर सीटें भी आरक्षित की गई है, और जम्मू कश्मीर में हाल ही में परिसीमन, रंजना देसाई के नेतृत्व में परिसीमन भी किया गया था। और क्योंकि हम जानते हैं परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने से है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन परिसीमन आयोग का गठन जो करता है वह चुनाव आयोग करता है। क्लियर, तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसीलिए धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि धारा 370 हटाना वैधानिक रूप से गलत नहीं है, यह संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है, कि उसकी कोई संप्रभुता नहीं है, यह भारत की संप्रभुता में आती है। ठीक है, ये और लद्दाख को ये नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए, और उन्होंने एक डेट भी फिक्स कर दिया है, और वह डेट सितंबर 2024 रखा है। क्लियर, तो जम्मू कश्मीर के संबंध में जो अभी हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने चर्चा कर दी। और कौन से, तो 5 सदस्य संविधान पीठ जो पूर्ण बहुमत से, सभी दोनों के पूर्ण बहुमत से ये इसको लाया गया था, सभी के बहुमत से। चलिए आगे आप चलते हैं। धारा 370 के बाद केरल सरकार द्वारा केंद्र सरकार की उधार सीमा के संबंध में, अच्छा यहाँ पर अब आते हैं
तीसरे टॉपिक पर, केरल सरकार द्वारा केंद्र सरकार की उधार सीमा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक्चुअली एक अभी हाल ही में एक सरकार ने निर्णय लिया था, और उसी को सरकार, क्योंकि देखिए राज्य सरकार को भी विकास, राज्य सरकार विकास करती है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और वह उधार लेता है। और क्योंकि भारत में राजकोषीय संघवाद स्थापित है, ध्यान रखिएगा, राजकोषीय संघवाद स्थापित है, और अनुच्छेद 131 के तहत, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य या राज्य राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य या राज्य राज्य के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार में, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में वो आता है, और सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। इसी को लेकर के केरल ने, इसी अनुच्छेद के तहत केरल ने कहा कि वह केरल सुप्रीम कोर्ट में चला गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र और राज्य के बीच में। और केरल सरकार ने यह कहा है कि हमारी जो वित्तीय और हमारे संघीय व्यवस्था का सीधा सीधा उल्लंघन है। केरल ने इस पर आरोप लगाया है और कहा है कि हमारे सीधे संघीय व्यवस्था का उल्लंघन है, जिससे हमारा तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, तात्कालिक और दीर्घकालिक हमारे वित्तीय या नीति निर्माण में हम प्रभाव देखा जाएगा। क्लियर? अच्छा, क्योंकि राजकोषीय संघवाद है, ठीक है, और केंद्र सरकार का कहना है कि देखो जी, राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ता जा रहा है, राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए उधार यानी कि व्यय की खर्च करने की सीमा को नियंत्रित किया जाए। इसी राजकोषीय घाटा को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा, उनका तर्क है कि हम ये नियम लेकर के आए हैं। राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2003 में, ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए ही वर्ष 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, जिसको जुलाई 2004 से लागू किया गया। एफआरबीएम एक्ट होता है, इसको कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन, बजट प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 लाया गया था। और इसमें जो 2004 से लागू हुआ, इसी में परिवर्तन भी किया गया, संशोधन भी हुआ था, 2021 में भी संशोधन हुआ था। अच्छा, ये राजकोषीय प्रबंधन, ये उसका उद्देश्य ये था ताकि राजकोषीय घाटा को आय और व्यय के बीच में, संतुलन स्थापित किया जा सके। एफआरबीएम का जो मुख्य उद्देश्य था, आय और व्यय के बीच में संतुलन स्थापित करना और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, अर्थात व्यय माइनस आय, खर्च को नियंत्रित करना। अच्छा, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कई बार हाल ही में ये एक निर्धारण किया गया है बजट में कि 2025-26 तक, 2026-24 से 26 तक हमको राजकोषीय घाटा 4.5% के आसपास रखना है। जो टारगेट रखा गया है वह 4.5% के आसपास रखना है। अच्छा, वित्त आयोग ने भी, 14वें वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने भी राजकोषीय प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है। और क्योंकि बिहार राजकोषीय प्रबंधन को करने में सफल है, और बिहार में राजकोषीय घाटा 5% से कम है, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से 3.7 या 3.8% है। एक बार देख लीजिएगा राजकोषीय प्रबंधन, ठीक है। तो राजकोषीय प्रबंधन नहीं, राजकोषीय घाटा 3.7 या 3.8 है। तो मैं वो डाटा थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, तो एक बार देखिएगा। तो ये राजकोषीय घाटा बिहार का बहुत अच्छा, और यही कारण है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा बिहार को बेहतर राजकोषीय प्रबंधन करने के कारण बहुत ज्यादा इसको लाभ नहीं दिया है, ठीक है। बेहतर राजकोषीय प्रबंधन का बिहार को नुकसान भी हुआ है, और जिसका राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो उसको बेहतर इनाम भी दिया है। ये बड़ा एक विचित्र तैयारी होती है वित्त आयोग की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है,
ठीक है। तो राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए एफआरबीएम बनाया गया था, और क्योंकि इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटा को कम करना था, तो केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी राज्य जो उधारी लेता है उस पर नियंत्रण लगाया जाए। इसी को लेकर के अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए, अनुच्छेद 131 जिसमें कहता है कि केंद्र और राज्य या राज्य राज्य के बीच यदि कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, वो उसके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में क्या आता है। क्लियर। तो केरल सरकार द्वारा निर्णय दिए गए हैं उधार सीमा के संबंध में। अभी तक इस पर कोई ज्यादा अभी निर्णय नहीं आया है। इस पर जब निर्णय आएगा तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर। तो इससे संबंधित यदि, अच्छा, राजकोषीय, मैंने एक शब्दावली का प्रयोग किया, राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद, देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य, संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और नागरिकों के विकास के लिए कार्य करेगा, केंद्र और राज्य। ठीक है, इसी को लेकर के भारत में सहकारी संघवाद जैसी व्यवस्था को अपनाया गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और मेंस की तो हॉटेस्ट टॉपिक है फेडरलिज्म। हमेशा दिखता है कि संघीय व्यवस्था से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। क्लियर। तो इसी में से एक संघीय व्यवस्था, कई प्रकार की संघीय व्यवस्था मानी जाती है। एक मानते हैं आपको सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, राजकोषीय संघवाद। उसी में से एक राजकोषीय संघवाद का उल्लेख कर रहा हूं, जहां पर वित्तीय संसाधनों का, करों का बंटवारा किया जाता है। अच्छा, राजकोषीय संघवाद में, राजकोषीय संघवाद में देखिएगा, राजकोषीय संघवाद की विशेषता है बंधु कि इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग का मुख्य काम है, वित्त आयोग का मुख्य काम है राज्य, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना, यही काम है ना। आप याद होगा तो इसके पहले 14वां वित्त आयोग और 15वीं, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, तो 14वें वित्त आयोग द्वारा 58 और 42 का रेशियो दिया गया कि 42% राज्यों में बांटा जाएगा, कुल करों का 42% राज्य को दिया जाएगा। वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा कुल 41% राज्य को दिया गया और 1% जम्मू कश्मीर को दिया गया, 15वें वित्त आयोग द्वारा। क्लियर। तो यह राज्य राज्यों के या केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करने के लिए सिफारिश करता है, सरकार को बोलता है कि आप ये काम कीजिए। यह सलाहकारी है, न कि बाध्यकारी है। तो एक तो वित्त आयोग हो गया। दूसरा, राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद की भी स्थापना किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। और इसमें राज्य के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद के माध्यम से ही जीएसटी स्लैब, जो आप 5%, 12%, 18%, 28% का जो स्लैब देखते हैं, वो जीएसटी के माध्यम से ही होता है। इसी के आधार पर, इसी के साथ साथ करों का आवंटन, कराधान आवंटन और सहायता अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। और सहायता अनुच्छेद 275 के तहत, आर्टिकल 275 के तहत सहायता अनुदान राशि राज्यों को प्रदान की जाती है, अनुदान राशि राज्यों को प्रदान की जाती है। तो यह राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने के लिए कई प्रयास होते हैं, लेकिन भारत में केंद्र और राज्य के बीच विवाद आपको हमेशा दिखेंगे, और उसमें से एक प्रमुख विवाद आपको कहीं ना कहीं राजकोषीय संघवाद नजर आता है। हम क्लास में भी कई बार चर्चा किए हैं, यहाँ पर भी आपको, तो ये एक जरूर आप संघीय व्यवस्था को जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो केरल ने इसी आधार पर केंद्र सरकार के उधार सीमा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। क्लियर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नोट आप जरूर कर लेंगे, इसे नोट्स जरूर तैयार कर लेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। और मैंने कहा ना कि सिर्फ मैं ये घोषणा करके, ये चर्चा करके नहीं करना चाहता कि ये लिख दिया गया है।
मैं इसका पूरा विश्लेषण कर रहा हूं ताकि आपको लिंक करना आपके लिए आसान हो जाए कि कहां से लिंक है। तो राजकोषीय संघवाद से लिंक है, कहां से लिंक है तो एफआरबीएम से कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। और तो ये तीसरी बातें हो गई क्लियर। चौथी बातें हम चर्चा कर लेते हैं। आनंद विवाह अधिनियम, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम पारित किया गया है सरकार एक विधायिका द्वारा। आनंद विवाह अधिनियम एक्चुअली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक 2012 नहीं 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एससी ने एक कहा गया था कि जितने भी विवाह है उसको वैधानिक मान्यता दे दी जाए। विवाह को वैधानिक मान्यता, कानूनी मान्यता देने हेतु निर्णय दिया था 2007 में। क्लियर। और इसी 2007-2012 में आनंद विवाह अधिनियम पारित किया गया। सर्वप्रथम आनंद विवाह अधिनियम पारित किया गया था 2012 में। एक्चुअली आनंद विवाह सिख समुदाय से संबंधित है, सिख समुदाय से संबंधित है, जिसको वहां कहा जाता है आनंद कारज कहा जाता है, आनंद कारज के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय में आनंद कारज के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है खुशी की ओर कार्य करना, खुशी की ओर कार्य करना, आनंद कारज। इसी में संशोधन किया गया। तो सबसे पहला आनंद विवाह जो लाया गया था अधिनियम 1909 में लाया गया था, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया था। सबसे पहले ब्रिटिश काल में आनंद विवाह अधिनियम आया था और इसको लागू जो किया था वह सिख गुरु रामदास द्वारा लागू किया गया था। ठीक। अमरदास द्वारा, सिख गुरु अमरदास द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, सिख गुरु अमरदास द्वारा इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था और बाद में 1909 अधिनियम आनंद विवाह के संबंध में बनाया गया, जिसे पहली बार संशोधन 2012 में हुआ, पहली बार संशोधन 2012 में किया गया। क्लियर। और इसको फिर इसके बाद अभी संशोधन दिसंबर 2023 में, फिर इसके बाद दिसंबर 2023 में इसमें संशोधन किया गया और इसको वैधानिक मान्यताओं के अनुरूप, वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लाया गया। यह एक प्रकार से सिख विवाह को कानूनी मान्यता देता है, एक प्रकार से यह सिख विवाह को कानूनी मान्यता देता है, जिसमें पहले लाया गया था 1909 में, बाद में 2012 में संशोधन किया गया पहली बार और फिर दूसरी बार 2023 में। और यह सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसका आनंद कारज नाम था और जिसका नाम होता है खुशियों की ओर, खुशी की ओर कार्य करना। और इसको लागू करने का काम किया था गुरु अमरदास ने, गुरु अमरदास ने, बार बार मुझे रामदास याद आ जाते हैं, गुरु अमरदास ने इसे लागू लागू किया था एक्चुअली। अच्छा, ये जो विवाह अधिनियम है, यह विवाह अधिनियम, विवाह से संबंधित जो भी अधिनियम है वो संवर्ती सूची का विषय है, वह संवर्ती सूची का विषय है। और संवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। संवर्ती सूची में कई विषय शामिल है, शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, जंगल हो गया, उत्तराधिकार हो गया, गोद हो गया। ठीक है, ये सभी जो है आपका संवर्ती सूची का विषय। कभी कभी ना संवर्ती विषय से पूछ ले जाते हैं कौन से विषय संबंधित है। तो विवाह क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है आनंद विवाह अधिनियम, तो किससे संबंधित है, तो संवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार ने, संसद ने अभी कानून बनाया था। क्लियर। सिख समुदाय से संबंधित है और विवाह जो है वह संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनेगा। तो एक मोटा मोटी आपके समक्ष जो हाल के 10 तारीख से लेकर के 10 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच में जो हुए हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम, उसका मैंने प्रमुख रूप से बता दिया है। फिर 17 दिसंबर से आगे होगा तो फिर अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग आंसर राइटिंग भी लेकर के आ रहे हैं, आंसर राइटिंग का बैच भी लेकर के आ रहे हैं। 25 तारीख से 25 दिसंबर से मेंस आंसर राइटिंग, सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके जो लेखन शैली को सुधारा जा सके। यह ध्यान में 17th बीपीएससी को ध्यान में रख करके 25 दिसंबर से हम इसे लाने की घोषणा ला रहे हैं।
और इसके तहत ये व्यवस्था होगी कि आप यहाँ लिखेंगे, 2 घंटे का हम टाइम देंगे, 2 घंटा आपको शॉर्ट नोट्स, ये पहले शॉर्ट नोट्स पे काम करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पे काम करेंगे, लिखेंगे, और इसके साथ उसी समय इवैल्यूएशंस कर दिया जाएगा और उसी समय इस पर डिस्कशन कर दी जाएगी। उसी दिन इस पर डिस्कशन भी होगी। 2 घंटे का 1.5 घंटे का टाइम होगा, इस पर से क्वेश्चंस लिखा जाएगा, 2 से शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, और फिर इस पे उसी समय इवैल्यूएशंस करके डिस्कशन भी करा दिया जाएगा। प्रत्येक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का करेंगे। क्लियर। तो यह जो 25 दिसंबर से इसको लाने की प्रक्रिया घोषणा की गई है, जैसा पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। क्लियर। तो आनंद विवाह मैरिज, तो हमने 4 बातें कर ली। हमने आनंद विवाह के संबंध में हमने बातें कर ली, हमने है जो केरल सरकार द्वारा केंद्र सरकार की उधार सीमा के संबंध में बातें कर ली, धारा 370 के संबंध में बातें कर ली, और संसद पर हमले की पुनरावृत्ति के बातें कर ली। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी, अगर आपको तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, अगर इसमें सुधार और इसमें जिस प्रकार से आप बताना चाहते हैं, इसमें सुधार अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हम इसमें सुधार करते रहें। प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आएंगे। इससे आपके जो समस्या है करंट वाली, उस समस्या को दूर किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक जरूर कोशिश कीजिएगा कि इसका नोट्स जरूर तैयार करते चलें। नोट्स जरूर तैयार करते चले, मैं पूरा लिंक के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे दोस्तों तक बढ़ाइए, ताकि अधिक से अधिक को इसका फायदा मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।